This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है। उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से जब प्रसारित होगा उसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग सेमेस्टर 1 में चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, और उसकी जो किताब है
महर्षि भरद्वाज। ये महर्षि भरद्वाज सेमेस्टर 1 की किताब है। और एक किताब और है अग्निवेश। तो अग्निवेश और भरद्वाज 2 किताबें हैं। तो हम लोग आज भरद्वाज के चैप्टर 3 जो हम लोग लगातार इसके पहले 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 3 क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसकी हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था काफी, और हम लोगों ने ये पाया था कि जो ट्राई ओरिजिन थ्योरी है उस पर पूरी चर्चा कर दिया था। फिर ट्विस्टिंग पर हम लोगों ने कहा था कि ट्विस्टिंग पे कैसे उंगलियों उपचार, हम लोग उंगलियों का ट्विस्टिंग करके हम लोग उपचार दे सकते हैं। अब हम लोग एक एनर्जी प्रक्षेप की बात, एनर्जी रेफरेंस इन्फ्रेंस की बात आती है। ये इन्फ्रेंस जानना इसलिए आवश्यक होता है कि हम जो हमारी ऊर्जा के ये पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं पॉइंट्स में ऊर्जा का मानते हैं कि जो हमारे एक उंगली कोशात, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि परमात्मा ने और आत्मा से संबंध है, पर आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और वो परमात्मा और आत्मा और उसके साथ हमारी जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से कोश है यानी सेल है, उसमें भी तो कोई आत्मा होगी क्योंकि वो भी जीवित है। तो अगर जीवित है, वो कोशात्मा है, तो उसमें भी सारी चीजें होंगी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा और तम। तो यानी सारी एनर्जी सिस्टम, पूरे एनर्जी जो 10 हमारे एनर्जी सिस्टम है वो हर उंगली में होंगे। तो अब किसी पॉइंट पर कितनी ऊर्जा है, हम ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा पे ही हम लोग काम करते हैं, कहते हैं ऊर्जा को बैलेंस करना है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, यही संतुलन करना, यही एक्यूप्रेशर है। तो अब इस एक्यूप्रेशर को समझने के लिए कि भाई किसी उंगली में हम ये दबाव कितना दें, उसमें टोनिफिकेशन करें कि उसमें सेडेशन करें, यानी उसको बढ़ाएं या घटाएं, ये हमको जानना जरूरी है। तो उसी लिए एनर्जी इन्फ्लुएंस की आवश्यकता होती है। और इसको जितना ही आप अनुभव करेंगे, यानी जितना भी एक्सपीरियंस करेंगे, जितना भी इसको प्रयोग में लाएंगे, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। कैसे? अब अगर कोई शरीर का, हम लोग यहाँ पर बिंदुओं की चर्चा हम लोग ने किया था कि हम लोग इसमें एक मेरिडियन की परिकल्पना कर रहे हैं, और 10 मेरिडियन है, 10 लंबवत है और 10 हॉरिजॉन्टल है और 10 हमारे स्पाइरल है, यानी 30 मेरिडियन इसमें फंक्शन कर रही है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लीजिए ये निकालना हमको कि ऊर्जा शरीर में इस किसी पॉइंट पर ऊर्जा अधिक है कम है, तो हमारे पास कई निकालने के तरीके हैं। हम क्या करेंगे, एक तरीका, पहला तरीका इसमें जो किताब में लिखा है पढ़िएगा, प्रक्षेप आकलन ऊर्जा प्रक्षेप इन्फ्लुएंस। हम केवल प्रैक्टिकली उसको बताएंगे ताकि ये मालूम पड़े कि हमको क्या है, कैसे लिखना है। ये नहीं लिखना जस्ट उल्टा होता है। अगर किसी का अधिक है तो आपको लिखेंगे, यानी अधिक है तो यानी हमको क्या करना, सिडेट करना है, तो हम सिडेशन की बात कर रहे हैं, वहां लिखा जाएगा प्लस, तो वहां माइनस कर देना होगा, बस ऊर्जा वहां पर माइनस मतलब निगेटिव है, ठीक, पॉजिटिव है निगेटिव इस पर लिखना। तो यहाँ पर नहीं, अगर कमी अधिकता को माइनस और कम की बात करते हैं तो जस्ट अगर कम है तो हमने लिख दिया माइनस, फिर अधिक है तो प्लस, ये वो उस पर मत समझिए, पहले समझ लीजिए क्या चीज है। हम लोग कह रहे हैं तो एक तो तरीका, पहला तरीका है जो थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि इसमें जो पेशेंट है, हम उस पेशेंट के ही पॉइंट को प्रेशराइज करते हैं या प्रेशर देते हैं और उसी से पूछते हैं। तो हमने मान लीजिए किसी भी मैग्नेट में, मैग्नेट के 2 भाग हुए, एक येलो और एक व्हाइट। तो येलो अगर ऊपर दिख रहा है तो यानी वो टोनिफिकेशन है, यानी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, और अगर ऊपर आपका पीला दिख रहा है तो यानी आप सेडेशन कर रहे हैं। ये हमारा फंडामेंटल सिद्धांत है, ये जो मैग्नेट बने हैं उसी के हिसाब से। तो अब हमने किसी उंगली में किसी पेशेंट की
उसमें नॉर्थ पोल रख दिया। तो नॉर्थ पोल माने ये हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल छोड़ दीजिए, आपने रखा ऐसा कि वो टोनिफाई कर रहा है। तो अगर आपने टोनिफाई किया और उसने कहा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, उससे आपने पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है, उसने कहा नहीं अच्छा लग रहा, तो यानी आपने फिर आपको उसको चेंज कर दीजिए। उसी में दो पार्ट होते हैं, उसी को दूसरी तरफ कर दीजिए। यानी व्हाइट पेन लगाए थे और अच्छा नहीं लग रहा, तो अब आप उसको पीला लगा दीजिए, तो अब वो बोलेगा कि हमको अच्छा लग रहा है। तो यानी उसको आवश्यकता क्या है पीला मैग्नेट लगाने की, यानी सिडेशन की आवश्यकता है। सिडेशन क्यों? क्योंकि ऊर्जा वहां अधिक रही होगी। तो जब आप टोनिफाई कर रहे थे तो उसकी ऊर्जा और बढ़ गई, तो उसको खराब लगने लगा। तो आप उसको घटाना है, तो अब आपने जब घटा दिया तो उसने कहा हमको अच्छा लग रहा है। तो एक तो तरीका ये है, ये मैग्नेट के माध्यम से है और हम लोग इसको कर सकते हैं। उसको लगाया, लगाने के बाद उससे पूछा कैसा फील हो रहा है 2 मिनट के अंदर, तो वो कहेगा कि हमको अच्छा फील हो रहा है, तो यानी लगे रहने दीजिए वही पॉइंट। और अगर कह रहा नहीं, उसको उल्टा कर दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारा ये है, जो जो माना जाता है। दूसरा तरीका ये है, हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? हमारी हाथों में कोई ना कोई ऊर्जा है, और हर उंगली में, ये शोध के द्वारा जाना गया है कि जो मेल उपचारक, मतलब हम जैसे उपचारक हैं, तो जो मेल उपचारक है उसके राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो नॉर्थ पोल है, यानी बढ़ाने वाली है, ऊर्जा बढ़ाती है। तो ये नॉर्थ, तो ऐसे हाथ में कर लीजिए, देखिए ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो इस तरह हम लोग ऐसे करके पता कर सकते हैं क्या है। तो मेल उपचारक की जो नॉर्थ है पोल, वो ऊर्जा बढ़ाती है राइट इंडेक्स फिंगर। फीमेल उपचारक जो होगी उसका यही राइट इंडेक्स फिंगर साउथ पोल होगा, यानी ये ऊर्जा घटाने वाली होगी। इस अवधारणा को हम लोग ग्रैस्प कर लेंगे, मन में आत्मसात करेंगे और तब हम लोग आगे चलेंगे। इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये भी देखिए। अब इनको हमको इसको भी उसी तरह हम लोग कर सकते हैं। जैसे अब हमने किसी रोगी के उस, मान लीजिए इस ये पॉइंट पर है, मान लीजिए हमने कोई पॉइंट बताया यहाँ पर इस जगह पर, और हमने कहा कि 0 पॉइंट है, तो हमने 0 पॉइंट पर यहाँ पर रखा। हमने किसी एनर्जी को पहले समझा। पहले उसने कहा कि हमको पेट दर्द हो रहा है, मान लीजिए, तो हमने पेट दर्द हो रहा है या पेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पहले तय करेंगे कि हम किस ऊर्जा का चयन करें। तो हमने कहा स्टमक को हमने कहाँ रखा हुआ, तो हमने कहा स्टमक को हमने रखा है राइट रिंग फिंगर में। तो ये हमको मालूम है, ये हमारी पहले से ये उदाहरण। तो अब हम राइट रिंग फिंगर, अब इसमें हमको देखना है कि किस पॉइंट में कमी है, किस पॉइंट पर अधिकता है। तो हम उन पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो पेशेंट के राइट रिंग फिंगर में कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 जो भी आपका, जब आप देखेंगे चिकित्सा के आधार पर। तो आपने मेल उपचारक कोई है, उसने उस पॉइंट को, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम अपना हाथ दिखा रहे हैं तो आप ऐसा मत समझिएगा। तो उस पॉइंट पर मान लीजिए किसी पॉइंट पर आपने देखा और आपने अपना हाथ रख दिया, मेल उपचारक ने अपना हाथ वहां पर रखा। अब आपने उससे पूछा कि आपको अच्छा लग रहा है, उसने कहा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यानी मेल उपचारक जो है वो जो राइट इंडेक्स फिंगर जब कर रहा था तो अच्छा लग रहा है, इसका मतलब राइट इंडेक्स फिंगर नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में ऊर्जा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ऊर्जा बढ़ती है। यह भौतिक सिद्धांत, भौतिकी का सिद्धांत, फिजिक्स का सिद्धांत है कि ऊर्जा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। यानी नॉर्थ पोल देता है और साउथ पोल एक्सेप्ट करता है। ठीक, तो यह नॉर्थ पोल है।
ये ऊर्जा दे रहा है उस पॉइंट को, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। यानी इसमें ऊर्जा हमने नॉर्थ पोल है बढ़ा दिया, हमने उसकी ऊर्जा बढ़ा दिया तो उसको अच्छा लगने लगा। यानी उसकी ऊर्जा वहां पर कम थी इसलिए उसको अच्छा लगने लगा। अब उसको ऊर्जा मिल गई तो अच्छा लग रहा है। अगर हमने इसको लगाया राइट इंडेक्स फिंगर को और उसको कहा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कि वहां ऊर्जा बढ़ी हुई थी, तभी हमने और बढ़ाने की कोशिश किया तो उसको खराब लग रहा है। तो एक तो तरीका ये है। उसी तरह उल्टा, फीमेल कोई है उपचारक यानी थेरेपिस्ट, उसने अपना राइट इंडेक्स फिंगर रखा तो उसने कहा हमको अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो उसका सिडेशन पॉइंट था, यानी वो साउथ पोल था, तो साउथ पोल जब गया तो उसने ऊर्जा खींचा वहां से, तो उसकी ऊर्जा अधिक थी तो उसने जब खींच लिया तो उनको अच्छा लगने लगा। तो एक तो तरीका ये है जानने का, आप ये उसको, लेकिन ये कठिन थोड़ा सा क्यों किया है? कभी कभी कोई पेशेंट ऐसा होता है जो नहीं समझ पाता इस चीज को कि हमको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। कुछ तो लोग समझ जाएंगे लेकिन कुछ लोग समझ पाए नहीं, सब पाएंगे तो वो बता नहीं पाएंगे। तो हम उसके तरीका एक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भाई एक तो मैग्नेट वाला और एक वाला। अब इन दोनों में डिपेंडेंट उसी पे हम लोग हैं। कैसे? उसी को बताना कि हमको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है। तो चाहे हम इसका यूज करें चाहे मैग्नेट का यूज करें, अगर हमने पेशेंट को कहा कि भाई तुम बताओ, तो पेशेंट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि न बता पाए। ठीक, तो हमको क्या सीखना है कि हम अपने आप तय कर पाए कि हम बता सकें कि भाई ऊर्जा इसकी अधिक है कम है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपना, उसमें माइनस प्लस की बात है वो अपना वो है। अब हम लोग अपने हमने क्या कहा, हमने क्या किया, हम वही फिर मेल है राइट इंडेक्स फिंगर लगाया और हमने यहाँ पर इस पॉइंट, मान लीजिए किसी पेशेंट के इस पॉइंट पर हमने टच किया। अब हमको वो हम पहले में डिपेंडेंट वो था, ये काम कर रहे थे, लेकिन पहले हम लोग उस पेशेंट पर डिपेंडेंट थे। अब हम देखिए अपने पर डिपेंडेंट से कैसे बोल रहे हैं। हमने ये देखा तो अगर इस जगह पर इस बिंदु पर ऊर्जा कम होगी तो वह क्या वहां पर होगा, वहां पर होगा साउथ पोल। ऊर्जा कम होगी तो यह साउथ पोल हुआ, यानी ऊर्जा कम है। तो हमारा ये नॉर्थ पोल है। जैसे नॉर्थ पोल ने उसको टच किया तो वहां पर अगर ऊर्जा कम है तो ये दोनों ऊर्जा बहने लगेगी। ऊर्जा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलने लगेगी, यानी अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की ओर जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि अधिक वाली जो है वो दे रही है और नॉर्थ पोल दे रहा है, साउथ पोल एक्सेप्ट कर रहा है। तो यानी नॉर्थ पोल ये है, जैसे इसने टच किया तो वहां पर ऊर्जा जाने लगी। जब जाने लगी तो आपको महसूस होगा कोई स्पंदन, कोई वाइब्रेशन, कोई कंपन आपके आपके उंगली में, यानी ऊर्जा के जाने का, मूवमेंट का एक कंपन, एक थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन हल्की भी हो सकती है, मतलब एक आपको बिल्कुल स्पष्ट महसूस होगा। आप आंखें बंद करिए और वहां पर पॉइंट रखिए। इसको बल साफ सुथरा होना चाहिए, दोनों पॉइंट, ये पॉइंट भी साफ सुथरा हो, ये भी पॉइंट साफ सुथरा हो, है ना। तो अब इस पॉइंट के लगाया आपने, आंखें बंद किया और आपको स्पंदन महसूस किया, तो आपको लगना कि हमको नॉर्थ पोल लगाना है, यानी हमको टोन करना है इस, यानी ऊर्जा यहाँ पर कम थी। अगर हम कोई महिला उपचारक है, उसने अपना राइट इंडेक्स फिंगर लगाया और उसको स्पंदन महसूस हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये नॉर्थ पोल था, ऊर्जा कम थी और स्पंदन हुआ तो यहां ऊर्जा अधिक थी, तभी ये मूवमेंट हुआ। दो साउथ पोल, दो नॉर्थ पोल में ऊर्जा बहेगी नहीं। दोनों अगर नॉर्थ पोल है तो ऊर्जा नहीं बहेगी, दोनों अगर साउथ पोल है तो ऊर्जा नहीं बहेगी। इसमें एनर्जी, मान लीजिए मेरे पास ये नॉर्थ पोल है, मेरा राइट इंडेक्स फिंगर, इसमें ऊर्जा अधिक, मतलब नॉर्थ पोल है,
यहां भी ऊर्जा बढ़ी हुई है, तो जब दोनों करेंगे तो कोई स्पंदन नहीं महसूस होगा। जब कोई स्पंदन नहीं महसूस होगा तो आप फिर अपने राइट मिडिल फिंगर को लगा के देखेंगे तो स्पंदन महसूस हो जाएगा। उसी तरह फीमेल अगर कर रही है और जहां स्पंदन महसूस होता है तो उसको राइट मिडिल फिंगर में स्पंदन महसूस नहीं होगा। ये हमको धीरे धीरे अपने अनुभव से करना है ताकि हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट न रहें और अपने पर ही हम डिपेंडेंट रहे, यानी उपचारक खुद बता दे कि वास्तव में यहाँ हमको टोन करना है कि सीडेट करना है। ये हमारा है एनर्जी इन्फ्लुएंस निकालने का तरीका। ठीक है, तो इसको जितना जल्दी सीख जाएंगे, जितना जल्दी कोशिश करेंगे, आप इसको खुद अनुभव करेंगे तो खुद एक्सपीरियंस से आपको धीरे धीरे ये शक्ति मिलेगी कि आप इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये तरीका इसका है। यही दो तरीके प्रचलन में हैं, या आप मैग्नेट लगा के देख लीजिए, उससे उस पर डिपेंड रहिए, और या अपने पर डिपेंडेंट होना तो आपको ये तरीका खुद अनुभव से सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा संवेदनशील हैं तो आप सीरियस हैं तो आप समझ लीजिए कि 2-4 महीने में आपको टच करते ही महसूस होने लगेगा। आंखें बंद करिए, कंसंट्रेट करिए, जैसे पॉइंट होगा आपको थ्रॉम्बी महसूस होगी। आपको या तो नहीं महसूस होगी तो दूसरे वाले में करेंगे, दूसरे में। अगर मान लीजिए दोनों उंगली में, सपोज ये भी हो सकता है स्थिति, ये थर्ड स्थिति है, दोनों उंगली में आपको स्पंदन महसूस हो, तो जिसमें अधिक स्पंदन महसूस हो उसमें आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर दोनों महसूस, इसमें हल्का हो इसमें भारी हो, तो जिसमें भारी हो जिसमें अधिक हो उसको यूज करिए। ठीक, ये हम लोग का तरीका है और ये इसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग अगले उसमें आते हैं। अब ये चौथा चैप्टर है, वात पित्त कफ पर है। अब हम लोग इस समझें कि प्रेशर में जो हम लोगों ने 10 द्रव्य की परिकल्पना किया, 10 द्रव्य माना, मतलब परिकल्पना नहीं है, वास्तविकता है, क्योंकि हमारे ये चरक संहिता में लिखी हुई है। और हम लोग आदिन आत्मा मन कालो दिशस द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, ये लिखा हुआ, यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा, ये उन्होंने लिखा था। तम की बात नहीं कही थी और तम पर चर्चा किया था और कहा था कि जो तम, चूंकि तम को चर्चा हुई थी तो ये कहा गया तम को क्यों नहीं लिया गया, तो उन्होंने कहा तम तेज के अभाव में, अगर तेज का अभाव है तो तम प्रकट होगा, और अगर तेज का भाव होगा तो प्रकट नहीं होगा। यानी जब अग्नि जल जाएगी तो यह तम नष्ट हो जाएगा, और अगर तम रहेगा तो अग्नि नहीं रहेगी। तो इसलिए उन्होंने क्योंकि भाव और अभाव की उसमें कहा था, तो क्योंकि तेज में ही दोनों भाव अभाव है, यानी अगर तेज का भाव है तो तम का अभाव है, और तेज का अभाव है तो तम का भाव है। इसलिए उन्होंने तम पर चर्चा किया लेकिन तम को नहीं माना। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने तम को भी माना एक द्रव्य के रूप में, और इसलिए हमारे पास 10 एनर्जी सिस्टम हो गए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा और तम। अब हमने कहा कि 5 हमारे भौतिक जो द्रव्य हैं वो महाभूत कहते हैं, हम उनको महाभूत कह रहे हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और जिनकी हम तन्मात्रा बोलते हैं या जिनके गुण बोलते हैं या जिनके भूत बोलते हैं वो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जब हमने काल की बात किया तो काल दिशा मन आत्मा तम, ये हमारे, हमने कहा ये हमारे पराभौतिक हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, ये पराभौतिक हैं, लेकिन ये शरीर में मौजूद, इनकी वजह से शरीर रहता है। तो उनको कहा कि ये हमारे, क्यों, आत्मा सबसे, जो आत्मा थी वो सबसे अधिक सूक्ष्म थी, और जो इधर भौतिक वाले थे वो हमारे जो है थोड़ा सा अधिक फिजिकल थे, तो यानी अधिक स्थूल भाव में थे। तो अब स्थूल भाव में और सूक्ष्म भाव में यही था कि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा शुरू हुई।
तो इस यात्रा में जो हमारे पांचों महाभूत थे, ये पांचों महाभूत स्थूल है और हमारी आत्मा सूक्ष्म है। लेकिन इन दोनों के मध्य में एक और स्थिति आई। इन पंच महाभूतों ने आपस में मिलकर के इस भौतिक से पराभौतिक यात्रा समझिए, उस यात्रा के क्रम में एक और बल क्रिएट हुआ। वो बल क्रिएट हुआ, इन पांचों महाभूतों ने क्या किया, आपस में कोऑर्डिनेट किया, आपस में संयोग किया। आकाश ने वायु से संयोग कर लिया और उसने एक बल बना दिया जिसका नाम रखा गया वात। उसके बाद अब आकाश ने वायु ने वात बना दिया, फिर उसके बाद जल और अग्नि ने मिलकर के एक बल बना दिया जिस बल का नाम रखा गया पित्त। और तीसरा जल और पृथ्वी ने मिलकर के एक बल बनाया जिसका नाम रखा गया कफ। तो वात पित्त कफ तीन बल हुए। और इनको अगर ये शरीर, और कहा गया कि ये शरीर में ये ऑलरेडी उस इन सब द्रव्यों के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं, संयोग करके रहते हैं, और यही शरीर को धारण करते हैं। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा ने, जैसे सूर्य ने, और जैसे हमारे वायु ने पूरे जगत को धारण कर रखा, ऐसे ही पूरे शरीर को धारण करने वाले वात पित्त कफ है। ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा। चरक संहिता में चरक वगैरह सब, चरक, सुश्रुत और तीसरे तीन ने कहा, वाग्भट, तीनों का विचार यही था। तो यानी वात पित्त कफ, ये बल क्यों है? बल है कि योग ये जो है संतुलन स्थापित करते हैं, और ये बैलेंस फॉर्म में अगर है, दोनों बैलेंस फॉर्म में है, जितनी उनकी आवश्यकता है उतना बैलेंस फॉर्म में है, तो ये बल है। और अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं हुए, इनबैलेंस फॉर्म में हुए, असंतुलित हो गए, तो ये आपके लिए दोष साबित होते हैं। क्यों? यही आपकी बीमारियों का सर्जन कर देंगे। इसलिए इनको वात पित्त कफ को बड़ा बल माना गया। और उनके रूप में, तो उसी रूप में जैसे शरीर में हमारे, देखिए इसमें वही बताया गया कि तरल है, ठोस है, सब कुछ है। तो ये इन लोगों ने, दोनों ने संयुक्त रूप करके आकाश और वायु में देखिए, आकाश और वायु में वायु प्रबल है। तो यानी जब भी कभी ट्रीटमेंट के पैटर्न में आपको आएगा, तो वात, पहली बीमारी वात की होती है। यानी जब शुरुआत हुई, तो जैसे हम लोग चाइनीज में पढ़ते थे कि चाइनीज में हम लोग क्या जानते हैं, एक्यूट डिजीज, सब एक्यूट, और उसके बाद क्रॉनिक। तो यहां भी क्या है, एक्यूट डिजीज वात, पित्त सब एक्यूट, और कफ क्रॉनिक। पहले बीमारी वात के रूप में आएगी, झंझावात के रूप में, झंझावात बोलते हैं, झंझावात माने, तो इसमें वायु और आकाश में वायु प्रबल है, शक्तिशाली वायु है, आकाश कम सक्रिय है। तो जब कभी वात में आपको वात की बीमारी होगी, तो हमेशा समझिए कि वात में वायु बढ़ी होगी। तो आपको दोनों में दो आपके सहयोगी हैं, इसमें आकाश और वायु में से आपको एक को कम कर देना है। तो वायु को कम कर दीजिए तो अपने आप ताकत हो जाएगी। अग्नि और जल में अग्नि हमारी प्रबल है, तो अग्नि और जल में जल थोड़ा शांत है, इसलिए अग्नि प्रबल है। तो यानी अग्नि की वजह से कभी अगर पित्त बढ़ा होगा तो अग्नि को आपको शमन करना पड़ेगा। और जल और पृथ्वी में हमारा पृथ्वी महत्वपूर्ण है, जल शांत है, तो पृथ्वी महत्वपूर्ण। तो कफ में अगर कफ बढ़ा हो तो आपको पृथ्वी तत्व को कम करना पड़ेगा। ये हमको आगे चल के हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। आकाश तत्व सृष्टि में सर्वव्यापक है और विस्तृत है, ये हम लोग मानते हैं, लेकिन क्रियाशीलता इसमें कम है, कम सक्रिय है। और इसी के बगल में क्या है, वायु प्रबल है, चंचल है, त्वरित है, तेज गति से बढ़ता है। और मन सबसे बड़ा, सबसे अधिक गतिशील है, उसकी गति सबसे अधिक है, मन से कम गतिशील है ये। उसकी स्पीड, मन की स्पीड बहुत अधिक है, लेकिन वायु की उसके बाद कम है, और कोई इतना गतिशील नहीं है।
तो क्रियाशीलता के लिए, ये सक्रियता के लिए, क्रियाशीलता के लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी कभी दोनों संयुक्त होकर आते हैं, संतुलित अवस्था में रहेंगे, शरीर में रहेंगे, तो आपके लिए एक विकास का कार्य करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उत्कर्ष करेंगे। और वात यानी वात जो है यही प्रभावी है, यही जो है आपका इनिशिएटर रूप में, यही इनिशिएटिव लेता है, यही शुरुआत करता है। कोई भी चीज की शुरुआत होगी यही होगी। मूवमेंट, जहां भी मूवमेंट की बात होगी वहां वात आएगा। तो इसलिए कोई भी आप पलकों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, स्पंदन, स्टमक का मूवमेंट, किसी का मूवमेंट ले लीजिए, शरीर के सारे अंग मूवमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, फंक्शन है। तो जो फंक्शनलिटी है वो दैट इज ड्यू टू वात। तो अगर कोई बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो आप उसको शांत कर सकते हैं। तो अब कभी वात में जैसे हम 1 और 2 की बात बोलेंगे, 1 and 2, 1 + 2 = वात, क्योंकि 1 हमारा हमेशा ऊर्जा को वही रखिए, नंबरिंग सिस्टम वही है, आकाश का 1 है, वायु का 2 है, तो 1 + 2 = वात। तो जब कभी वात को कम करना हो तो 2 sedate 1 tone, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए 2 मित्र हैं, एक बदमाश है, एक थोड़ा शरीफ है। तो अगर आप किसी बदमाश की शक्ति छीन कर दें तो दूसरा वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तरीका, तो यही 1 + 2 में 2 sedate 1 tone, ये आपको हमेशा ट्रीटमेंट में पैटर्न मिलेगा। पित्त में क्या है, अग्नि और जल एक दूसरे से देखिए प्रतिबंधी है। अगर अग्नि है तो उसको बुझाना होगा, तो जल को हम लोग यूज करते हैं, चाइनीज में भी यही कर रहे हैं। तो अग्नि की दाहकता, जो शरीर में अग्नि है, अब अगर अग्नि ही होती तो हम शरीर जलने लगता। तो जल उसके दाहकता को कम करता है और वो आपका परसेंटेज में 60% लेके बैठा हुआ है, और वो अग्नि को जो है बैलेंस फॉर्म में रखता है, ताकि आप, क्योंकि अग्नि भी तो आवश्यक है किसी काम के लिए। तो अग्नि जो है, जहां कहीं अग्नि क्या करती है, अग्नि अपनी परिमार्जित, परिष्कृत करती है कोई चीजों को, अपना ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक रूपांतरण करती है और अच्छी चीज क्रिएट करती है। तो उसकी भी आवश्यकता है। तो अगर दोनों बल मिल गए तो ये क्या करते हैं, संतुलित अग्नि और संतुलित जल, दोनों का संतुलन जब होता है तो ये क्रिएट करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। बढ़िया, आप क्या बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बढ़िया कैटाबॉलिज्म करेंगे, बढ़िया जो है मेटाबॉलिज्म करके और एक नई चीज क्रिएट करेंगे, और उससे आपको हमेशा परिष्करण होगा, बुद्धि का परिष्करण, बुद्धि विकसित होना, बुद्धि विकसित होना, ज्ञान की वृद्धि होना, ये सब अग्नि के कारण होगा। तो अग्नि और जल, तो अब कभी अग्नि और जल यानी पित्त बढ़ा हुआ हो, कभी आपको कहेंगे पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त में आपको अग्नि की सिडेट करना पड़ेगा और जल को टोन करना पड़ेगा। नॉर्मली आपको अग्नि, पित्त बढ़ी है, तो पित्त अगर कमजोर है तब तो आप कह सकते हैं कि अग्नि को बढ़ाइए, जल को कम कर दीजिए। लेकिन अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त यानी दूसरा जो बीमारी की दिशा सब एक्यूट होगी, उसमें पित्त पर पहुंच जाएगा, यानी पित्त बढ़ा हुआ होगा, तो अग्नि को सिडेट करके जल को टोन कर दीजिए। तो ये हमारा 3 sedate 4 tone, ये हमारा ट्रीटमेंट बहुत में आपको मिलेगा। कफ, जल तत्व क्या करता है, जल तत्व मूवमेंट, जल में थोड़ा सा जल स्थिर नहीं है लेकिन जल मंद है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी मंद तो है ही है, पृथ्वी स्थिर भी है, पृथ्वी कठोर है, पृथ्वी स्थूल है। जल में थोड़ा सा मूवमेंट है, स्थिर पृथ्वी मूवमेंट नहीं है। तो ये जो पृथ्वी को नरम मुलायम बनाने का काम करता है जल, और जल नरम मुलायम बना करके उसको एक रूपांतरण बढ़िया चीज बना के दे देता है। आप कुम्हार का उदाहरण देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कुम्हार क्या करता है, आपको जल, मिट्टी लाया, उसमें जल मिलाया, दोनों को बढ़िया और उसको एक उसको शेप दे दिया। ऐसे अकेले आप जल न मिलाएं तो आप शेप नहीं दे सकते। जल की वजह से उसको शेप मिल गया, यानी दोनों बैलेंस फॉर्म में हो गए, तो उन्होंने एक नई चीज क्रिएट कर दिया, सॉफ्टनेस आ गई उसमें, और सॉफ्टनेस आ गई और उसको जैसा चाहा वैसा कुम्हार ने उसको बना दिया, जैसा चाहे घड़ा बना दिया, लंबा ऊंचा मोटा जैसा बनाना चाहे बना दिया। तो ये दोनों मिलकर के एक संतुलन बनाते हैं। लेकिन यदि
कफ की मात्रा अधिक हो जाए तो तमाम दोष उत्पन्न होते हैं, तो ये दोष के रूप में हो जाता है। यानी दोनों बैलेंस फॉर्म में होंगे तो आपको क्रिएट करेंगे क्या, एनाबेलिज्म करेंगे। एनाबेलिज्म, एनाबेलिज्म माने दो चीजें जब पहले तो कैटाबोलिज्म हुआ यानी ब्रेक हुआ तो वो पित्त ने कर दिया, और उसके बाद इन्होंने कफ में क्या किया, उसको नया कोई चीज सृष्टि दे दिया। तो ये जो शरीर में होता रहता है क्रिएशन, मेटाबॉलिज्म माने पहले पहले कैटाबोलिज्म और फिर एनाबोलिज्म, तो दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए तो यानी शरीर में जल तत्व पृथ्वी तत्व का असंतुलन हुआ तो कफ बीमारी हुई, और कफ बीमारी थर्ड स्टेज बीमारी यानी क्रॉनिक डिजीज है। तो यानी ये कभी आए कि आपका कफ बढ़ रहा है तो आपको पृथ्वी तत्व को घटाना पड़ेगा, यानी 5 से 4 टोन। ठीक, अब इसमें जो तत्व की बात कर रहे हैं तो उन्होंने वो कहा, दूसरा कहा दिनचर्या। तो दिनचर्या कहा तो उन्होंने कहा मानव शरीर का जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित नहीं रहेगी, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करेंगे। जितनी सहज लाइफ होगी, जितना सहज जीवन होगा वो हमारा अधिक है। हम काल का आदर करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होगा, व्यक्तित्व हमारा विकसित होगा, परिष्कृत होगा, परिमार्जित होगा। क्यों? सूर्य उदय 6 बजे हुआ, हमने सूर्य की आराधना किया, हमने सूर्य नमस्कार किया, हमने सूर्य की आराधना किया और नमस्कार किया, इसका मतलब हमने आराधना किया। आराधना किया तो हमने काल के साथ हमने साहचर्य स्थापित किया, और फिर हमारा व्यक्तित्व, हम समय से उठे, समय से भोजन किया, हमारा स्टमक ठीक हो गया। जठराग्नि वहां प्रबल उस समय जिसमें हुई, आपको मालूम है कि जठराग्नि इस समय बढ़ेगी तो उस समय आपने भोजन किया, जठराग्नि बढ़ गई। सारी चीजें हम समय से स्कूल गए, समय से कॉलेज गए, समय से विद्या अध्ययन के लिए गए, समय से होगा। हम जैसे जैसे युवावस्था आगे अवस्था में हो गए, हमने अपने अपने कर्मों का समय निश्चित कर लिया और उस समय हमने किया, ये हमारे व्यक्तित्व का परिमार्जन हो रहा है। और हमारे अंत में हमने कभी इन व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे सद्गुण, जो हमारा अभ्यास है, केवल अभ्यास ही नहीं हुआ बल्कि हमारा परिष्करण भी हुआ, परिमार्जन भी हुआ। हम कुछ चीजें और क्रिएट, हम अपने सद्गुणों की और वृद्धि किया। तो जैसे सद्गुणों की वृद्धि हुई वैसे हमारे परिमार्जन होता चला गया, और हम उच्चतर स्तर की चले गए। मानव, सामान्य मानव से हम लोग उच्चतर मानव किया गए अपने सद्गुणों, दया, क्षमा, उदारता, यही सब तो है। तति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षण, यही धर्म के लक्षण कहे गए हैं। हम उदारता बरते हैं, धृति धैर्य, क्षमा, धृति क्षमा दमोस्तयम, दमः अपने इंद्रियों को, मन को इंद्रियों के साथ कंट्रोल करना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय को भी कंट्रोल करना, धृति क्षमा दमोस्तयम शौच, शौच मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, शौच माने पवित्रता, पवित्रता हमारा सब चीजों में पवित्र हो, मन, आत्मा, शरीर सब। इंद्रिय निग्रह, धी माने बुद्धि विकसित करें, धी विद्या अध्ययन करें, सत्य बोलें, अक्रोध क्रोध न करें, ये हमारे धर्म के लक्षण कहे गए। ऐसे तमाम सारे दया, क्षमा, उदारता, मोह, ये सब मोह उल्टा है। यहाँ ज्ञान, मोह के अगेंस्ट में ज्ञान, मोह तमस है, तमस नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्योति चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो इन सब के अभाव अगर आप करेंगे तो यही आपका जीवन परिमार्जित होगा, यही काल के वो है। तो इस जैसे चाइनीज ने कहा कि भाई हमारा एक बायोलॉजिकल, हमारा एक ऑर्गन क्लॉक है, तो हमने कहा कि हमारे पास भी आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमने विकसित कर दिया। हमने कैसे किया, इसको बस थोड़ा समझ लीजिए, बस आगे क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि 3 हमारे पास बल है, वात पित्त कफ। हमारे पास 24 घंटे हैं,
तो हमने ये समझ लिया कि हमें 8-8 घंटे के अंतराल में हमारा होना है। तो हमने 8 घंटे के अंतराल का एक खाका खींचा। तो हमने समय लिया, देखिए 12 बजे शुरू होता है, तो 12 बजे से 12 बजे तक, इसी समय तक 24 घंटे होते, तो हमने इनको 8 घंटे में बांटना है। तो 12 से 8 एक हो गया वात। पहला राइट वात का था, फिर दूसरा पित्त का था। तो पित्त 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक समय पित्त का हो गया। फिर 4 बजे शाम से लेकर के 12 बजे रात तक का समय फिर कफ का हो गया। तो यानी 12 से 8, 8 से 4 और 4 से 12, ये हमारा 3 बन गया। पहले तो हमने ऐसे बांट दिया। अब न्याय की अवधारणा हमारे साथ हमेशा रही, वो नहीं करेंगे तो व्यक्तित्व परिमार्जन परिक्रमण नहीं होगा। अगर न्याय की अवधारणा नहीं है, सत्य की अवधारणा नहीं है, अहिंसा की अवधारणा नहीं है, तो हमारा जीवन परिमार्जित परिष्कृत नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने देखा कि 3 बल है और ऑर्डर में है, पहले वात है, फिर पित्त है, फिर कफ है। तो अगर कोई वात का घर है, 12 से लेकर 8 तक वात का घर है मेन, अब वो कह रहा है कि नहीं भाई हम सब आपको भी प्रवेश दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वात में पित्त और वात में कफ, इसी ऑर्डर से आएंगे। अब जो वात में वात है वो अधिक प्रभावशाली है भाई, उसका अपना घर है, तो उसको हम लोगों ने कहा कि हम आपको अधिक घंटे दे देंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम लोगों ने ये कहा, ये डिस्कशन का उसमें रहा होगा, ये ऐसे ही अवधारणा बनी। तो हमारे शब्दों में मत जाइएगा कि हमने कहा कि बात ने पूछा और ये नहीं, बताने का तरीका है, तो उसको तरीके मानिए। तो वात में वात यानी 8 घंटे को डिवाइड करना था, तो हमने कहा भाई देखिए, और सबको तो 2-2 घंटे दे रहे हैं, इनको 4 घंटे देना चाहिए। तो नहीं है कि अपना घर है, तो हमने कहा वात में वात को 4 घंटे, यानी 12 से 4 वात में वात। फिर दूसरा वात में पित्त 4 से 6, फिर 6 से 8 हमने वात में कफ दे दिया। तो इस तरह हो गया। फिर 8 बजे से शुरू हुआ, तो अब ये पित्त था, पित्त प्रबल था, ये तो पित्त का है, तो पहले की फिर वात आएगा, तो पित्त में वात 2 घंटे, पित्त में पित्त 4 घंटे और पित्त में कफ 2 घंटे। तो यानी 8 से 10 पहले पित्त में वात, फिर 10 से लेकर के 2 बजे तक का समय पित्त में पित्त और पित्त में कफ, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय। फिर आगे आया कफ, तो उसने कहा भाई कफ, तो कफ का 12 बजे 8 बजे से वो 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय हुआ। तो 4 बजे से लेकर के, अब उसमें कफ सबसे लास्ट में है, तो कफ में वात 2 घंटे के लिए, 4 से 6, फिर कफ में पित्त 2 घंटे के लिए, 6 से 8, और 8 बजे रात से लेकर के 12 बजे तक समय कफ में कफ, ये हम लोगों ने अलॉट किया। तो ये हमारी आयुर्वेदिक जैव घड़ी बन गई। इसके हिसाब से हम अपने जीवन को संचालित करने लगे, ये हमारा तरीका होगा। ठीक है, तो ये अब बात क्या है, देखिए फिर वही बात जो है, बात देखिए नोट कर लीजिएगा, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में समझना अधिक है, पढ़ना अधिक नहीं है, केवल मन का अधिक है। वात के कारण ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया क्रियाशील होती है, यही तो मूवमेंट वाला है। ये सब अपने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाता है। ये संपूर्ण सृजन का आधार है, इसको परमात्मा के समकक्ष माना गया है। बहुत बड़ी बात कही गई है, ये परमात्मा के समकक्ष है, इसी को अदिति कहा गया, ये सबसे पावरफुल माना गया वात को। इसलिए वात संपूर्ण सृजन का आधार है। कुपित हुआ तो नष्ट कर देगा तमाम चीजों को, झंझावात ला देगा, सुनामी ला देगा, वृक्षों को उखाड़ फेंकेगा, इतनी तेजी से बहेगा कि वृक्ष उखड़ करके दूर दूर चले जाएंगे, पहाड़ों को तोड़ देगा, नदियों को उबाल देगा। ये जो
तो इसका समय उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक जैव घड़ी के अनुसार इसका समय 12 से 8 बजे तक का समय है। पित्त है, पित्त में अग्नि महाभूत प्रबल है, वही करती है, रासायनिक क्रियाओं का आधार वही है, और वही हमारा जो आप उधर लीजिए कि भाई हमारे जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है, यानी कैटाबॉलिज्म जिसको बोल देंगे। तो कैटाबॉलिज्म इसी द्वारा हो रहा है, और यही सृजन कर रहा है। क्या सृजन कर रहा है? परिवर्तन। आप बचपन से वृद्धावस्था, युवावस्था, जहां जब पदार्पण जो भी कर रहे हैं काल के साथ ये जो है हमारे साथ सहयोगी के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन ही करता है। तो पित्त की शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को बनाए रखने पित्त की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्यास उत्पन्न करता है, यही प्यास, यही भूख है ना, जो मॉडर्न साइंस में हम लोग कहते हैं कि हाइपोथैलेमस कंट्रोलर है, वो यहां पर पित्त कर रहा है। आपके चेहरे का कांति, आपका चेहरे का सौंदर्य, आपका चेहरे का नूर, आपके चेहरे की आभा, आपके चेहरे का वर्ण, आपके शरीर का वर्ण, ये सब करने वाला कौन है? और यही नहीं, पराभौतिक रूप में आपके अंदर जो ऊष्मा है वो तय करने का काम अग्नि कर रहा है। गर्मजोशी से मिलना, नहीं तो ठंडे ठंडे, उनका वो मिले गए तो बड़े ठंडे ठंडे से मिले, और उन्होंने कहा नहीं, वो बड़ा गर्मजोशी से मिला। अखबारों में आता है कि दो नेता मिले बड़े विश्व के, उन्होंने बड़े गर्मजोशी से उन्होंने हाथ मिलाया। ये जो गर्मजोशी है वो पित्त की वजह से है। क्यों? क्योंकि जल और पित्त, जल और अग्नि का अद्भुत समन्वय है। तो ये फिर कफ, कफ स्थिरता है। कफ आवश्यक क्यों है? आपको आराम भी चाहिए। कफ तंद्रा, तंद्रा उत्पन्न करता है। अगर कफ न हो तो आपको नींद नहीं है। आप पित्त तो आपको तो मूवमेंट कर रहा, वात मूवमेंट कर रहा है, पित्त मूवमेंट कर रहा है। कफ है जो आपको सोने के लिए विवश कर रहा है, स्थिर कर रहा है, क्योंकि उसका गुण स्थिरता है। तो स्थिर स्थिर कर दिया आपको, सोइए सोइए। वात क्रियाशील, क्रियाशीलता उसमें दिखे। पित्त में ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसमें क्रियाशीलता को कम करना है। आप निद्रा की ओर अक्सर होते हैं, तंद्रिल हो जाते हैं, ये तंद्रा है जल के साथ मिलकर के। और कफ और क्या नाम बनता है? कोई भी जो चीज है जल और पृथ्वी से मिलकर बनी हुई है, वो बहुत सी चीजों को मूवमेंट देती है, मूवमेंट में सहायक होती है। बात की स्टूल मूवमेंट, मोलस्क मूवमेंट, ये सब इसकी वजह से। अगर कफ न हो तो ये मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। कफ कम हो जाएगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कफ कम हो जाएगा तो आपका मूवमेंट में सरकाने में परेशानी होगी। कफ शरीर के अंदर जहां रहता है वहां मूवमेंट को, वो जो चीजें हैं उनको सरकाने में मदद करता है ये कफ, जल और मिलकर के। तो इसके आधार पर ये 4 बजे से इसका रात। अब उन्होंने उसको उसी को बताना लगे हैं कि कैसे हम लोग करें इसको। तो ठीक है, आहार क्या है? स्वास्थ्य है तो आहार विहार। अब ये आयुर्वेदिक उसमें कहा भाई एक तो आप जो है समय से जगिए, आहार विहार करिए, व्यायाम करिए, ये सब चीजें थी, नींद लीजिए, यही सब चीजें थी जो आपको आपके स्वास्थ्य को संरक्षण में योगदान देती थी। आहार, तो आहार कैसे कहूं? उन्होंने कहा भाई आप, मॉडर्न साइंस कहती है कि जब तक आप आहार नहीं लेंगे, मतलब भोजन नहीं करेंगे, भोजन में 4-5 तत्वों की बात की है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उनका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, 3 चीजें हैं। लेकिन ये प्रकृति से मिली तो इस रूप में, जो प्रकृति में इस रूप में मिली हुई है, तो ये हमको इसी रूप में शरीर ले नहीं सकता, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कहीं ब्रेक करना है, और छोटे छोटे अणु तो उसमें हम ले लेंगे। प्रोटीन एमिनो एसिड में हो जाएगी, जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फैट हमारा फैटी एसिड में हो जाएगा, तो शरीर उसको ले लेगा। तो अब हम भोजन जब लेते हैं तो भोजन से ऊर्जा मिलती है हमको,
भोजन से ऊर्जा मिलती है, हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग का ग्लूकोज जाएगा और हमारा ऑक्सीजन जाएगा, वहां पर वो कंबशन होगा, मतलब वहां पर जलेगा और जलने के बाद वहां पर ऊर्जा बनेगी, 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनेगी। उसके साथ साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और उसके साथ हमारा जल बनेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट होगा उसमें तीन चीजें होंगी किसी फैक्ट्री में, एक प्रोडक्ट होगा, एक बाई प्रोडक्ट होगा और एक वेस्टेज होगा। तो वेस्टेज इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो है बाई प्रोडक्ट है, और मेन हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा, एटीपी। एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा रहती है शरीर में। एटीपी हमारा करेंसी है, ऊर्जा की करेंसी है, ठीक। तो ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई पौष्टिक भोजन करिए, और कब करें, यही हमको ये सिद्धांत जो हम बताएंगे। स्वाद सभी होने चाहिए, खट्टा मीठा तीखा तीक्ष्ण नमकीन, सब स्वाद लेंगे तभी वो बैलेंस फॉर्म में आएगी। तो उसके साथ विटामिन और प्रोटीन, वो प्रोटीन वगैरह था, विटामिन और जल भी आवश्यक था, जल के बिना तो कोई काम ही नहीं बनता। वही उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट हमारा 50% लगभग, कार्बोहाइड्रेट 50% होना चाहिए, प्रोटीन हमारा 15% के आसपास, और हमारा फैट जो है, फैट इसमें कम लिखा हुआ है लेकिन फैट जो है हमारा, फैट में सब आते हैं 30 से 35% माना जाता है। तो ये हमारा 50 और 20 हो, और इसमें विटामिन और जो है, तो विटामिन वगैरह में भी सब वही फैट का बहुत से योगदान होगा। फाइब्रस एलिमेंट हमारे पास थोड़े से होने चाहिए जो हमारे मूवमेंट को गति देते हैं, वो फाइब्रस एलिमेंट इसलिए आवश्यक है। विटामिन और ये इनका सूक्ष्म मात्रा होती है, इतना परसेंटेज तो नहीं होता, सूक्ष्म मात्रा होती है विटामिन की, और फैट की मात्रा अधिक होती है ये हमारे शरीर में। जो मॉडर्न साइंस कहती है वो इतना नहीं परसेंटेज बोलती, वो उससे अधिक बोलती है, विटामिन कम बोलती है और फैट अधिक बोलती है, ठीक। तो भोजन को सुपाच्य कैसे बनाएंगे, जब आप बैलेंस फॉर्म मिलेंगे और आपका शरीर संतुलित होगा तो बैलेंस, वो भी आपका सारी फंक्शन, और आपके वात पित्त का बैलेंस है तो भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भोजन को खूब चबाइए, चबाने से जो हमारा होगा, ये मॉडर्न साइंस की बात है, चबाइए, लार निकलेगी, लार से करेगी तो आपके बढ़िया से हो, काटेंगे बढ़िया से, चबाएंगे तो वो लार उसमें मिक्स होगी, लुगदी के रूप में बोलस में आएगी, वो आपके चले जाएगी इसोफेगस में, इसोफेगस से आगे चले जाएगी स्टमक में, स्टमक में चर्निंग होगी, वहां 4 घंटे चर्निंग होगी, चर्निंग के बाद वहां से निकलेगा, और वो एक तरल, सेमी तरल के रूप में निकलेगा, जहां पर कि पीएच लेवल 2.2 के आसपास होगा, 2.1.2 से लेकर 2 तक होगा वहां पर, और वो आपका निकलेगा, वो तेजी से निकलेगा और ड्यूडेनम में जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये जैव घड़ी का समय 8 बजे से 4 बजे तक का है, यानी इस समय जो पित्त में पित्त है, यानी सबसे अधिक प्रबल है। पित्त में पित्त माने पित्त है और प्रबल, क्यों, पित्त में पित्त सर्वाधिक प्रबल। तो 8 से जो 4 बजे तक का समय जो वो है, तो उसमें 10 बजे से 2 बजे तक हम लोगों ने रखा था पित्त में पित्त, 10 से 2 बजे का देखा था अभी। तो 10 से 2 बजे तक में आपको भोजन का सबसे बढ़िया समय है, इस समय आपको जठराग्नि वगैरह सब प्रबल रहती है। अगर समय से भोजन कर लेंगे तो फिर प्रातः 10 बजे से लेकर के और आप भोजन कर लीजिए। इसके बाद सायंकालीन भोजन क्या है, 4 से 12 बजे तक का समय कफ का समय है। अब इसका हम लोगों ने देखा 6 बजे से 8 बजे समय कफ पित्त है, तो कफ में और पित्त है तो पित्त चाहिए ना हमको, तो 6 से 8 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए शाम को, और उसके बाद फिर आपको तंद्रा का समय हो जाएगा, तंद्रा हो जाएगी, ठीक है। तो सायंकालीन भोजन में 6 से 8 बजे तक। नींद का जो समय है वो हर उसके लिए आयु वर्ग के लिए अलग अलग है। छोटे बच्चों के लिए 12 से 16 घंटे, 6 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए 9 से 11, 16 से 30 वर्ष 8 से 9,
31 से 50 7 घंटे और 51 के बाद आपको 6 घंटे यार, और अंत में समझिए 5 घंटे भी नींद जो है, अगर आप 5 घंटे में नींद, अच्छी नींद दे रहे हैं तो 5 घंटे नींद भी पर्याप्त नींद है। तो ये जो नींद का है, क्यों नींद कब ली जाए, ये कहा रात 8 बजे से कफ कफ का समय शुरू होता है। तो यानी कफ माने तंद्रा, स्थिरता, फिर कफ है। तो 8 बजे के बाद से सोने का समय जो है तैयारी होनी चाहिए। और गहन निद्रा आपका जैसे जैसे बढ़ेगा तो गहन निद्रा हो जाएगी, तो 4-5 घंटे आप बढ़िया से नींद ले लेंगे तो उसमें आप दिन भर के लिए सक्रिय हो जाएंगे। ठीक, ये उन्होंने समय बताया। अब जब सवेरे की बात आई तो 12 बजे से उन्होंने कहा कि 12 बजे से, अब 12 बजे के से लिए समय गहन निद्रा का हो गया। 12 बजे से आगे जब हुआ तो उन्होंने कहा लगभग देखिए 12 से 8 है, तो 12 से 4 हमारा क्या समय है, वात में वात। ये जो समय है 4 बजे, ये कह रहे हैं कि 4 बजे के पहले आपको उठ जाना चाहिए, सो दैट कि वात जो है वो वात क्या है, क्रियाशीलता, ब्रेन का फंक्शनिंग, मूवमेंट, आपके विचार, आप जो भी सोचते हैं उनमें आपको प्रबलता, मतलब बुद्धि का समावेश, ये सब होती है। तो धर्म अर्थ काम जो भी धर्म का चिंतन आप कर रहे हैं उनका चिंतन आप कर सकते हैं। तो ये मानसिक और शारीरिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये जो है 12 से 4 जो 8 का वात का समय था, उसमें 12 से 4 का है वात वात, उसमें हम लोग यही है। और देखिए चाइनीज ने भी कहा 3 से 5 लंग्स का समय, हम भी कह रहे हैं कि 12 से 4, यानी 4 बजे के आसपास, अगर 3 से उन्होंने 5 कहा था, हमने 4 बजे कर दिया, तो यानी 4 बजे के करीब पहले सब लोग जगते थे। और वो फिर मल उत्सर्जन का आ गया। मल उत्सर्जन देखिए प्रातः 6 से 8 बजे के समय वात कफ है, तो वात में कफ मूवमेंट और कफ दोनों चीजें, कफ भी क्या कर रहा है, कफ मूवमेंट को उसको वो दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, और वात क्या कर रहा है, वात खुद ही मूवमेंट है। तो बेस्ट समय 6 से 8 बजे का समय है मल उत्सर्जन का। तो ये मल उत्सर्जन अगर आप कफ ढीला करेगा तो ये हमारा बढ़िया काम करेगा। तो अब यहां बताया गया है कि भाई वर्ण जो है कैसे होना चाहिए, मल का स्वरूप बंधा होना चाहिए, इसका रंग या वर्ण सुनहरा होना चाहिए, एक बार में, एक ही दिन में 2 बार जाना चाहिए, दो बार जाना चाहिए नॉर्मली, और 2 बार से अधिक जब जा रहे हैं तो इसके लिए कहीं प्रॉब्लम आ रही है। मल में दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, ये उसकी वो है, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा अगर हम अपने को बैलेंस कर रखेंगे तो। जल ग्रहण कितना होना चाहिए, अब किडनी क्या करती है, किडनी छानती है, ये मॉडर्न साइंस कहती है, तो किडनी छान रही उसको, तो किडनी को भी चाहिए, यूरिन हमारा 1.5 लीटर होना चाहिए, तो हमको पानी 3 लीटर पीना चाहिए, 3 लीटर पिएंगे तभी तो 1.5 लीटर पानी यूरिन के रूप में जाएगा। तो इस रूप में हम लोग जल ग्रहण को ये समझें कि जल ग्रहण हमको 3 लीटर के आसपास जरूर, हर हर काल, हर समय। अब ठंडक में है तो थोड़ा सा गर्म गुनगुना पीजिए, लेकिन नहीं पीजिए जरूर, अगर कम पिएंगे तो आपके टॉक्सिन नहीं निकलेंगे। जल का एक गुण है विषंद, विश्व को टॉक्सिन को बाहर निकालता है। तो किडनी और लीवर क्या काम करते हैं, कि लीवर के पास कोई आया तो बहुत से टॉक्सिन है, किडनी कह देती कि भाई हम तो नहीं निकालेंगे, अगर आपने हमको इस फॉर्म में, तरल फॉर्म में नहीं दिया तो हम निकाल पाने में सक्षम नहीं है। तो लीवर अपना जो भी कॉन्जुगेट करेगा उसको चेंज करेगा, उसको जल में घुलनशील बना देगा, और तब कह देगा जाइए, और वहां किडनी उसको छान के बाहर निकाल देगी। इसलिए दोनों के लिए जल विशुद्ध, तो इस रूप में आप जल को आप देखेंगे जल विशुद्ध भी है, तो इसलिए जल को आपको, तो जल का 3 लीटर पीना आपको जरूर चाहिए। फिर यूरिन कैसा होना चाहिए, सुनहरा बियर कलर का होना चाहिए, और पुरुषों में 24 घंटे में 4 से 5, लेडीज में 5 से 6 बार, और किसी प्रकार का दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हृदय गति,
दर्शन भट्ट जी हमारे बीच ज्वाइन कर चुके हैं, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी हमारे नमस्ते सर। दोनों प्रमोटर हैं, उनका भी स्वागत है। सुजन मैडम को स्वागत है, फैकल्टी भी है। दर्शन भट्ट जी फैकल्टी है, सेकंड सत्र में अभी वो है। संजय गवंडे जी हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। तो दर्शन जी, मैं 2 मिनट का और ले लूं? जी सर, चलिए। बस थोड़ा सा ये हृदय गति थोड़ा सा खत्म हो जाए, फिर आगे हम लोग। तो हृदय गति क्या है? अब ये कहते हैं कि जो कि स्वस्थ रहने के लिए अगर आप ब्लड को आप सर्कुलेट नहीं करते हैं, तो जो हमारा मॉडर्न साइंस भी कहती है, वो भी ये कहती है कि भाई अगर ये ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो जो टॉक्सिन है वो कैसे दोबारा आएंगे। दूसरा, ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो कैसे सब जगह पहुंचेगा, सारे सेल्स में। इनके लिए आवश्यक हृदय गति है, लेकिन वो भी बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी ना अधिक न कम, जितना आपको चाहिए उतना आप। तो पल्स रेट और हृदय गति और पल्स रेट दोनों थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फिर भी मोर और लेस वही होती है कि पल्स मोर और लेस वही मिलती है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए एक बैलेंस फॉर्म चाहिए। कैसे? शिशुओं की हृदय गति 140 प्रति मिनट, पुरुषों की 70 से 72 प्रति मिनट और लेडीज की 75 से 76 प्रति मिनट। तो ये अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है, यानी इससे अधिक कम ज्यादा है, तो हम लोगों को चिंता होनी चाहिए। अगर कम है तो ये वात की वजह से हो सकता है, वायु की वजह से हो सकता है। तो वायु भी प्रबल हो सकती है, तो उसको हम लोग गंभीरता से विचार करेंगे। भाई बीमारी है तो उसको रोके। हाथ पैर क्या है? हाथ पैर क्या है? हाथ को हम लोगों ने क्या आयुर्वेदिक में भी कहा, मॉडर्न साइंस से जोड़ते हुए हम लोगों ने सेरेबेलम कर दिया और एक हम लोगों ने कह दिया था लिम्बिक सिस्टम। तो हमने कहा कि भाई मन के साथ और दिशा के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिशा और हाथ पैर है, यानी ब्रेन दोनों रूप में फंक्शन कर रही है। तो हाथ तो हमारे एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन है और वो हमारे एक्सटेंशन ऑफ क्या कहते हैं, सेरेबेलम है हमारे पैर। तो इन दोनों को हमको स्वस्थ रखना चाहिए, यानी मूवमेंट इनका जितना सही है, जोड़ों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, सब सारे जोड़ों का मूवमेंट, ये सब होना चाहिए। और ना ये हाथ अधिक गर्म हो ना अधिक ठंडे हो। नॉर्मली जो है बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली गर्म होना चाहिए। सर ठंडा होना चाहिए, हाथ थोड़ा सा हाथ पैर गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। और यही सब बैलेंस करते हैं पित्त बैलेंस करता है इसको। तो इस तरह ये दिनचर्या के बारे में उन्होंने बताया कि ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई गई थी, आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो फिर हम अन्य उपचार विधियों के बारे में अधिक बाद में चर्चा करेंगे। तो हम लोग फिर वही याद कर रहे हैं कि खेमका सर को हम लोग याद करें, उनकी ऊर्जा को ग्रहण करें। ऊर्जा को ट्रांसफर जरूर करना चाहिए। ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे तो ये जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी भावना के साथ हो जाएगी और अंत में हमारी थेरेपी बढ़ेगी और लोक कल्याण, लोक मंगल की कामना अगर होगी तो हमारा भी मंगल होगा। ये हमारा सहज प्रकृति के साथ साहचर्य का भावना यही है कि प्रकृति जैसा देती है, प्रकृति लेना नहीं चाहती। प्रकृति वृक्ष भी देते हैं, जल भी नदियां देती हैं, पर्वत सब आपको देते हैं, जड़ी बूटियां देती हैं, तमाम चीज देती हैं। कोई आपसे मांगता नहीं, कुछ चीजें मांगता क्या है कि उनके साथ न्याय जरूर करिए, ये मांगता है। तो न्याय हमको करना चाहिए प्रगति के साथ भी। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ खेमका सर को याद करते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं।